हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स अक्टूबर 2025 से अप्रैल 2026 तक सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड, लेखपाल और यूपी स्टेट की सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हैं। उनको देखेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। हाँ बिल्कुल। तो चलिए आज के इस डीप डाइव सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपनी पहली स्लाइड से। चलो अब पहली स्लाइड देखते हैं। ओके। देखो, इस स्लाइड में एक 3D दिमाग बना हुआ है जो पूरी तरह से सर्किट्स और माइक्रोचिप्स से डिजाइन किया गया है। ये बेसिकली तकनीक को दर्शा रहा है। अच्छा, मतलब AI और टेक्नोलॉजी की बात होने वाली है। बिल्कुल। यूपी में अब AI और तकनीकी क्रांति आ रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूपी की पहली AI सिटी लखनऊ में बनेगी और इसके लिए 5 करोड़ का बजट तय हुआ है। अरे वाह, 5 करोड़ का बजट। हाँ, और पहला सरकारी AI क्लिनिक तो ग्रेटर नोएडा में खुल भी चुका है। ग्रेटर नोएडा में? ये तो काफी फास्ट काम हो रहा है। वंस अगेन, सिर्फ यही नहीं, भारत की पहली AI सक्षम यूनिवर्सिटी मेरठ में बन रही है। ये गूगल क्लाउड और CCSU का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है। गूगल क्लाउड के साथ? ये तो सच में बड़ा कदम है। हाँ, और राज्य के जो 17 लाख कर्मचारी हैं ना, उनके लिए AI कोर्स एकदम अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा यूपी AI एंड हेल्थ इनोवेशन समिट भी लखनऊ में हुआ था 12 और 13 जनवरी 2026 को। राइट। मुझे एक चीज पूछनी थी, ये जो यक्ष ऐप लिखा है, ये यक्ष ऐप क्या है? ये यक्ष ऐप अपराधियों की डिजिटल निगरानी के लिए लॉन्च किया गया है पुलिस द्वारा। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ बिल्कुल। AI सिटी का जो 5 करोड़ का बजट है और ये जो पहली AI यूनिवर्सिटी मेरठ में बन रही है ना, ये सीधे परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो स्टूडेंट्स इसे नोट कर लें। बिल्कुल। तो तकनीक सिर्फ गवर्नेंस में ही नहीं बल्कि हमारे परिवहन में भी आ रही है। तो इसी के साथ चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं जहां हम ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो देखो, इस स्लाइड के बीच में एक यात्री विमान यानी एयरप्लेन उड़ान भरते हुए दिखाया गया है। हाँ, दिख रहा है। अब परिवहन क्षेत्र में यूपी बहुत आगे निकल रहा है। भारत में सर्वाधिक 16 कार्यरत हवाई अड्डे अब यूपी में हैं। 16 हवाई अड्डे, ये तो सच में बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल। और एक बहुत ही अनोखा प्रोजेक्ट है, देश का पहला रनवे अंडरपास वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे पर बन रहा है। रनवे अंडरपास मतलब ऊपर से विमान और नीचे से गाड़ियां। हाँ एग्जैक्टली। और इसके अलावा देश का पहला ड्रोन रनवे और मानव रहित विमानों के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मेरठ में बनेगा। ड्रोन रनवे भी मेरठ में, बहुत बढ़िया। और रक्षा क्षेत्र की बात करें तो गगनयान मिशन के पैराशूट का परीक्षण भी यूपी में ही हुआ है। इसके साथ ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एरोड्रोम लाइसेंस मिल गया है। इसका पहला चरण जेवर में 40 एकड़ में बन रहा है। राइट। और एक फैक्ट ये भी है कि बरेली एयरपोर्ट कस्टमर सेटिस्फैक्शन में सबसे ऊपर है। मुझे एक सवाल पूछना था, गगनयान मिशन का जो परीक्षण हुआ वो यूपी में कहाँ हुआ? गगनयान का परीक्षण झांसी में हुआ था। ओके, ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, देश का पहला ड्रोन रनवे जो मेरठ में है और पहला रनवे अंडरपास वाराणसी वाला, ये एग्जाम के एकदम सीधे सवाल है। बिल्कुल, इन्हें तो याद रखना ही चाहिए। तो बेहतर ट्रांसपोर्ट से टूरिज्म भी बढ़ता है जो हमें हमारे सबसे बड़े सांस्कृतिक केंद्र की ओर ले जाता है। चलो अब अगली स्लाइड में हम अयोध्या के सांस्कृतिक विकास को डिकोड करते हैं। अयोध्या, हाँ ये तो वैसे भी काफी चर्चा में है। देखो, इस स्लाइड में एक चमकदार सुनहरा धनुष बाण एक शीशे के स्टैंड पर रखा हुआ है। काफी सुंदर विजुअल है। हाँ, तो अयोध्या में 45 करोड़ की लागत से बृहस्पति कुंड का उद्घाटन हुआ है। 45 करोड़? बिल्कुल। और नवे दीपोत्सव में 26,17,251 दिए जलाकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। ये सब सरयू नदी के 56 घाटों पर हुआ। 26 लाख से ज्यादा दिए, इमेजिन करना भी मुश्किल है। हाँ, और एक और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन है यहाँ। दक्षिण कोरिया की महारानी हो का स्मारक भी यहीं स्थित है। अरे वाह। और अभी हाल ही में राम मंदिर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा 150 किलो का स्वर्ण श्री राम यंत्र स्थापित किया गया। साथ ही अयोध्या यूनिवर्सिटी में काला नमक चावल पर रिसर्च भी जारी है। अच्छा, एक सवाल है, ये बृहस्पति कुंड मुख्य रूप से किन पर्यटकों के लिए बनाया गया है? ये मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बनाया गया है। ओके, ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। बृहस्पति कुंड की लागत 4.5 करोड़
और 9वें दीपोत्सव के दियों की ये सटीक संख्या यानी 26,17,251 ये याद रखना बहुत जरूरी है। हाँ, नंबर वाले सवाल तो हमेशा आते हैं। सही कहा। अब सांस्कृतिक सम्मान के साथ साथ प्रकृति और जीवों का सम्मान भी जरूरी है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं जो हमारे पर्यावरण और जीवों से जुड़ी है। पर्यावरण, राइट। स्लाइड में आप देख सकते हैं कि एक डॉल्फिन और एक गाय के चेहरे का 3D मॉडल विपरीत दिशाओं में देखते हुए दिखाया गया। हाँ, दोनों के मॉडल्स बने हैं। तो जीव संरक्षण में डॉल्फिन को राज्य का राजकीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया है। अच्छा, राजकीय जलीय जीव। हाँ, और 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। इसका दूसरा राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण यूपी के बिजनौर से शुरू हुआ है। बिजनौर से, ओके। और गायों के लिए देश की पहली काऊ सेंचुरी मथुरा में बनेगी, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा संस्थान के अंडर होगी। बरेली में भी अधिक दूध देने वाली वृंदावनी नस्ल विकसित हुई है। 15 दिन का एक मानवीय प्रशिक्षण मॉडल अपनाया जा रहा है। इसके अलावा राजमार्गों पर जानवरों की सुरक्षा के लिए रियल टाइम अलर्ट प्रोजेक्ट भी शुरू हुआ है। अधिक दूध देने वाली ये जो वृंदावनी नस्ल है, ये कहाँ विकसित हुई है? ये बरेली में विकसित की गई है। अच्छा, ये पॉइंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट लग रहा है। हाँ, डॉल्फिन सर्वे की शुरुआत बिजनौर से और पहला पशुजन नियंत्रण केंद्र जो लखनऊ में है, ये दोनों परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो जानवरों को बचाने के लिए उनके आवास यानी वेटलैंड्स को बचाना भी बहुत जरूरी है। जानवरों की सुरक्षा से आगे बढ़ते हुए चलो अब अगली स्लाइड में उनके प्राकृतिक आवासों की बात करते हैं। ठीक है, देखते हैं। इस स्लाइड के बीच में पानी की लहरों के ऊपर एक हरे रंग का पक्षी बना हुआ है जो थोड़ा कबूतर या पत्ती जैसा लोगो है। हाँ, ये वेटलैंड्स को ही दर्शा रहा होगा। बिल्कुल। अब यूपी का 11वां रामसर स्थल पटना पक्षी अभयारण्य बन गया है। ये एटा जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। 11वां रामसर स्थल एटा में? और एक बहुत अच्छी खबर है, बलरामपुर से बहने वाली सुहाव नदी को नाले की श्रेणी से हटाकर वापस नदी का दर्जा मिल गया है। ये राप्ती नदी की सहायक नदी है। वाह, नाले से वापस नदी बनना ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, इसके अलावा गोंडा जिले के पार्वती अर्गा अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है। राप्ती नदी को किसका शोक कहा जाता है? राप्ती नदी को गोरखपुर का शोक कहा जाता है क्योंकि वहां बाढ़ बहुत आती है इससे। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। एकदम सही। 11वें रामसर स्थल का जिला एटा और पार्वती अर्गा का इको सेंसिटिव जोन गोंडा, ये परीक्षा में सीधे सीधे आ सकते हैं। हाँ, इन्हें तो पक्का याद करना पड़ेगा। अब नदियों के संरक्षण की बात हो और काशी का जिक्र न हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। काशी, बिल्कुल। यहाँ स्लाइड में एक बड़ा सा सुनहरा और चांदी के रंग का त्रिशूल लेटी हुई अवस्था में दिखाया गया है। हाँ, काफी अट्रैक्टिव डिजाइन है। तो काशी में अभी चौथा काशी तमिल संगमम आयोजित हुआ था 2 से 10 दिसंबर 2025 के बीच। अच्छा। और इसकी मुख्य थीम थी आइए तमिल सीखें। इसके अलावा वाराणसी में 1 घंटे में 2.5 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड भी बना है। 1 घंटे में 2.5 लाख? गजब। हाँ, और खेलों में भी पीछे नहीं है। संपूर्णानंद स्टेडियम में 72वां राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट भी हुआ और घाटों के लिए मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट के आधुनिकीकरण के तहत 7 नए घाटों के लिए सप्तऋषि प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। सप्तऋषि प्रोजेक्ट, नाम काफी अच्छा है। हाँ, लेकिन एक एनवायरमेंटल इशू भी है। एनजीटी ने टेंट सिटी के मानकों के उल्लंघन पर नोटिस भी जारी किया है। ये टेंट सिटी को नोटिस किसने दिया है? ये नोटिस एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मानकों के उल्लंघन पर दिया है। राइट। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, 7 नए घाटों के प्रोजेक्ट का नाम सप्तऋषि प्रोजेक्ट है और काशी तमिल संगमम 4.0 की थीम आइए तमिल सीखें। ये दोनों बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल, थीम अक्सर पूछ ली जाती है। तो काशी सिर्फ संस्कृति में ही नहीं बल्कि अब औद्योगिक विकास में भी आगे है। काशी के इस नए रूप के साथ चलो अब अगली स्लाइड में यूपी की औद्योगिक और रक्षा शक्ति को देखते हैं। चलिए। इस स्लाइड के मध्य में एक सुरक्षा शील्ड बनी है, एक ढाल जिसके अंदर एक 3D फैक्ट्री की इमारत है जो रक्षा और उद्योग दोनों को रिप्रेजेंट कर रही है। बिल्कुल। अब यूपी में पहले से 6 रक्षा नोड्स हैं, अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, झांसी, कानपुर और चित्रकूट। अच्छा, 6 पहले से हैं। हाँ, और अब 7वें डिफेंस नोड के रूप में उन्नाव को विकसित किया जाएगा। इसके अलावा लखनऊ में अशोक लेलैंड ईवा प्लांट का उद्घाटन हुआ है जहां हर साल 2500 इलेक्ट्रिक वाहन बनेंगे। 2500 ईवी? हाँ, ये तो ग्रीन एनर्जी के लिए बढ़िया है। और ट्रांसपोर्ट के लिए लखनऊ कानपुर के बीच रैपिड ट्रेन भी चलेगी। और एक बड़ा औद्योगिक फैसला ये है कि एक नया काशी विंध्य क्षेत्र बनेगा
ये 23,916 वर्ग किलोमीटर का होगा, जिसमें बनारस और मिर्जापुर मंडल के 7 जिले शामिल होंगे। 7 जिले शामिल होंगे, अच्छा। हाँ, और यूपीटा ने रक्षा क्षेत्र के लिए 2040 हेक्टेयर भूमि भी अधिग्रहण की है। ये नया काशी विंध्य क्षेत्र किन 2 मंडलों को मिला के बनेगा? ये बनारस और मिर्जापुर मंडल को मिला के बनेगा। ओके, ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। काशी विंध्य क्षेत्र में शामिल जिलों की संख्या 7 है और 7वां डिफेंस कॉरिडोर नोड उन्नाव है। ये सीधे पूछे जा सकते हैं। हाँ, डिफेंस नोट्स तो काफी बार आते हैं एग्जाम्स में। तो ये जो औद्योगिक पैसा आ रहा है ना, ये सिर्फ फैक्ट्रियों में नहीं बल्कि बड़े स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में भी लग रहा है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं कि यूपी खेलों में कैसे बड़े कदम उठा रहा है। स्पोर्ट्स मेरा फेवरेट टॉपिक। तो स्लाइड में एक शीशे के स्टैंड पर क्रिकेट का एक बैट और एक सफेद गेंद रखी हुई है। हाँ। अब गोरखपुर में दिसंबर 2027 तक 392 करोड़ की लागत से 30,000 दर्शक क्षमता वाला एक नया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। गोरखपुर में इंटरनेशनल स्टेडियम? हाँ, और इसके लिए IOCL 60 करोड़ और BPCL 30 करोड़ रुपए देगा। मतलब PSUs भी फंड कर रहे हैं। बिल्कुल। वर्तमान में तो यूपी में 2 ही प्रमुख स्टेडियम हैं, कानपुर और लखनऊ में। लखनऊ के इकाना में तो IPL भी होता है ना? हाँ, कानपुर में खेल उत्कृष्टता केंद्र भी बना है ना। एकदम सही। और सबसे दिलचस्प तो वाराणसी वाला स्टेडियम है। वहां महादेव थीम वाला क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। इसमें त्रिशूल जैसी लाइट्स और चांद के आकार के स्टैंड्स होंगे। ये महादेव थीम वाले स्टेडियम की खास बात क्या है? बस यही कि इसमें त्रिशूल के आकार की फ्लड लाइट्स होंगी और स्टैंड्स अर्धचंद्र यानी आधे चांद के आकार के होंगे। अरे वाह, ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, गोरखपुर स्टेडियम के लिए 60 करोड़ की मदद करने वाली कंपनी IOCL है और महादेव थीम स्टेडियम की लोकेशन वाराणसी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो ये बड़े स्टेडियम सिर्फ खेलों के लिए नहीं बल्कि पर्यटन और मेलों के लिए भी अहम है। इतने बड़े आयोजनों की बात हो रही है तो चलो अब अगली स्लाइड में यूपी के पर्यटन और मेलों पर नजर डालते हैं। पर्यटन में तो यूपी काफी ग्रो कर रहा है। यहाँ स्लाइड में एक सफेद सूटकेस और उसके पीछे एक बड़ा फेरिस व्हील यानी झूला बना है, जो यात्रा और मेलों का प्रतीक है। हाँ। अब देखिए, 2025 में घरेलू पर्यटन में यूपी पहले स्थान पर रहा है। कुंभ मेले की वजह से 66 करोड़ घरेलू पर्यटक आए। 66 करोड़, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। और विदेशी पर्यटकों में भी यूपी देश में चौथे स्थान पर आ गया है। इसके अलावा गोरखपुर महोत्सव 11 से 17 जनवरी 2026 को हुआ था। इसका उद्घाटन पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने किया। अच्छा, और इसी दौरान वहां प्रसिद्ध खिचड़ी मेला भी लगता है। एक और खास मेला हुआ लखनऊ विश्वविद्यालय में 15 से 30 नवंबर 2025 तक दिव्यांग कारीगरों की सहायता के लिए दिव्य कला मेला आयोजित किया गया। ये खिचड़ी मेला किस महोत्सव के दौरान लगता है? ये गोरखपुर महोत्सव के दौरान ही लगता है। ओके, ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। 2025 में घरेलू पर्यटकों में यूपी की रैंकिंग पहली है और दिव्य कला मेला का शहर लखनऊ है। ये पक्के तौर पर एग्जाम में आएंगे। राइट, इन्हें नोट कर लेते हैं। अब इतने करोड़ों पर्यटकों के आने से कचरा प्रबंधन की चुनौती तो बढ़ती है। तो चलो अब अगली स्लाइड में देखते हैं कि यूपी इसे साफ कैसे रख रहा है। ये सबसे जरूरी पॉइंट है। इस स्लाइड के बीच में एक हरे रंग का गोलाकार रिसाइकिल लोगो है जिसके अंदर एक पत्ती बनी हुई है। हाँ, ग्रीन और क्लीन एनवायरनमेंट के लिए। बिल्कुल। अब लखनऊ यूपी की पहली जीरो फ्रेश डंप सिटी बन गया है। जीरो फ्रेश डंप? हाँ, जनवरी 2026 से यहाँ खुले में कचरा फेंकना पूरी तरह से बंद है और 100% कचरा घर घर से सीधे जमा हो रहा है। ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और नदियों के लिए गोमती नदी के उद्धार के लिए गोमती कायाकल्प मिशन शुरू हुआ है 12 अक्टूबर 2025 से। ये पीलीभीत से गाजीपुर के कैथी तक पूरी सफाई करेगा। अच्छा। और पीतल नगरी मुरादाबाद में देश का पहला अपशिष्ट जागरूकता केंद्र यानी गौतम बुद्ध अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र स्थापित किया गया है। ये गोमती कायाकल्प मिशन किन 2 शहरों के बीच काम करेगा? ये पीलीभीत से गाजीपुर तक सफाई का काम करेगा। ओके, ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, डंपिंग शून्य शहर लखनऊ है और पहला अपशिष्ट जागरूकता केंद्र मुरादाबाद में है। ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो साफ शहरी अपनी ऐतिहासिक विरासतों और म्यूजियम्स को सुरक्षित रख सकते हैं। स्वच्छता के बाद चलो अगली स्लाइड में अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासतों को देखते हैं। हेरिटेज की बात करते हैं अब। इस स्लाइड में एक 3D खंडहरनुमा प्राचीन किला और उसके बगल में एक सफेद स्तंभ यानी पिलर बना हुआ है। हाँ। अब सुहाग नगरी फिरोजाबाद में भारत का पहला ग्लास म्यूजियम विकसित किया जा रहा है।
ये कांच और चूड़ी उद्योग के इतिहास को दिखाएगा। फिरोजाबाद तो वैसे भी कांच के लिए फेमस है। और बांदा जिले के कालिंजर किले को राष्ट्रीय भू धरोहर स्थल घोषित किया गया है, जो चंदेलों द्वारा निर्मित है। कालिंजर किला, अच्छा। एक और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला है। लखनऊ को यूनेस्को द्वारा सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की मान्यता मिली है। वाह, खाने के लिए यूनेस्को का टैग। हाँ, और म्यूजियम्स की बात करें तो लखनऊ के सीजी सिटी में देश का पहला नौसेना संग्रहालय खुला है और आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय बनाया जा रहा है। लखनऊ को यूनेस्को से कौन सी मान्यता मिली है? इसे सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा मिला है। ओके, ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। एकदम सही। पहला ग्लास म्यूजियम फिरोजाबाद में और कालिंजर किले का जिला बांदा, ये एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। राइट। तो विरासत सिर्फ इमारतों की नहीं होती, हमारे पारंपरिक भोजन और कृषि की भी होती है। विरासत की इसी क्रम में चलो अब अगली स्लाइड पर अपनी कृषि और अनूठे खान पान की बात करते हैं। बिल्कुल। इस स्लाइड में सफेद चीनी मिट्टी के प्याले और एक घड़ा रखा है जिन पर हरी रंग की आउटलाइन है। हाँ, जो फूड और एग्रीकल्चर को दिखा रहा है। अब सिद्धार्थनगर का जो बुद्ध का प्रसाद है, काला नमक चावल, उस पर अयोध्या के कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से रिसर्च जारी है। काला नमक चावल। और आपको बता दूं, यूपी चावल उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर है, बंगाल के बाद। अच्छा, सेकंड नंबर पे है। हाँ, और राज्य में 24 जनवरी 2026 को अमित शाह द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी ओडीओसी योजना शुरू की गई है। ओडीओपी की तरह ही। हाँ, ये क्षेत्रीय व्यंजनों जैसे पेठा, पेड़ा, इनको प्रमोट करेगी। इसके अलावा दुग्ध उत्पादन में यूपी देश में पहले स्थान पर है ही। मुजफ्फरनगर में नई चीनी मिल लगेगी और 1 अप्रैल 2026 से हरे अंडे पर एक्सपायरी डेट लिखना एकदम अनिवार्य है। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य बस हर जिले के जो क्षेत्रीय व्यंजन हैं उनको बढ़ावा देना है। ठीक है, ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। चावल उत्पादन में यूपी की रैंक दूसरी है और ओडीओसी योजना का शुभारंभ अमित शाह ने किया। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हें ध्यान में रखना होगा। तो इतने बड़े स्तर पर कृषि और वितरण को संभालने के लिए सरकार स्मार्ट ऐप्स और पोर्टल्स का इस्तेमाल कर रही है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं कि ये सारा सिस्टम डिजिटल पोर्टल्स और ऐप्स से कैसे मैनेज हो रहा है। डिजिटल गवर्नेंस, राइट? इस स्लाइड में एक स्मार्टफोन है जिसकी स्क्रीन पर एक एआई चिप और एक साइबर सिक्योरिटी शील्ड बनी हुई है। हाँ, तो गवर्नेंस के लिए निवेशकों के लिए 24 मार्च 2026 को निवेश मित्र 3.0 लॉन्च हुआ है। ये एक एआई आधारित सिंगल विंडो सिस्टम है जिसमें 43 से अधिक विभागों की सुविधा मिलेगी। 43 से ज्यादा विभाग, ये तो बहुत आसान कर देगा बिजनेस को। बिल्कुल। और परिवहन विभाग ने राहवीर योजना शुरू की है। इसमें सड़क दुर्घटना में गोल्डन आवर में जान बचाने वालों को आर्थिक मदद दी जाएगी। ये बहुत अच्छी पहल है। इसके अलावा सार्वजनिक खाद्य वितरण ट्रकों में अब जीपीएस अनिवार्य कर दिया गया है। और जैसा हमने पहले देखा, अपराधियों की डिजिटल निगरानी के लिए यूपी पुलिस ने यक्ष ऐप शुरू किया है। हाँ, यक्ष ऐप। साथ ही संपत्ति पंजीकरण के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण अब अनिवार्य कर दिया गया है। ये यक्ष योजना किस विभाग द्वारा शुरू की गई है? ये परिवहन विभाग द्वारा शुरू की गई है। ओके, ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, डिजिटल निगरानी के लिए ऐप जो यक्ष ऐप है और निवेश मित्र 3.0 की लॉन्च डेट 24 मार्च 2026 है। ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो डिजिटल गवर्नेंस को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि इन सभी नीतियों का अंतिम प्रभाव राज्य की गरीबी मिटाने और जनसंख्या के विकास पर पड़ रहा है। डिजिटल विकास से होते हुए चलो अब आज की आखिरी स्लाइड पर यूपी की डेमोग्राफी और ओवरऑल ग्रोथ को देखते हैं। आखिरी स्लाइड। इस स्लाइड में यूपी का एक 3D नक्शा है जिसके चारों तरफ ऊपर की ओर जाते हुए नीले और हरे रंग के तीर बने हैं जो विकास को दर्शा रहे हैं। ग्राफ एकदम ऊपर जा रहा है। बिल्कुल। अब यूपी दिवस प्रति वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। ये पहली बार 2018 में मनाया गया था। अच्छा, 2018 से? हाँ, और 2026 के समारोह में मुख्य अतिथि अमित शाह थे। प्रशासन की बात करें तो यूपी के 76वें जिले के रूप में कल्याण सिंह नगर प्रस्तावित है। 76वां जिला कल्याण सिंह नगर। और सुरक्षा के लिए अमरोहा में 110 फीट ऊंचा अटल टावर बना है जिसमें सीसीटीवी निगरानी है। इसके अलावा प्रोजेक्ट गंगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाई गई है। बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ा आंकड़ा बजट 2026-27 के अनुसार लगभग 6 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं।
इसी वजह से आर्थिक सर्वेक्षण ने यूपी को भारत का पहला राज्य बताया है जिसने इतना तेज विकास किया है। 110 फीट ऊंचा अटल टावर कहाँ बनाया गया है? ये अमरोहा में बना है। ओके, ये पॉइंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। यूपी दिवस पहली बार कब मनाया गया? 2018 में। और प्रस्तावित 76वां जिला कौन सा है? कल्याण सिंह नगर। ये एग्जाम के टॉप सवाल हैं। इन्हें तो एकदम रट लेना चाहिए। तो आज की पूरी क्लास का अगर हम सारांश देखें तो यूपी एआई सिटी से लेकर गरीबी उन्मूलन तक हर क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाँ, आज काफी कुछ कवर किया हमने। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि यूपी कैसे एआई, इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण में रिकॉर्ड बना रहा है। लेकिन एक सवाल जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं वो ये है कि जब 6 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ रहे हैं और निवेश मित्र 3.0 से उद्योग आ रहे हैं, तो क्या आने वाले कुछ ही सालों में यूपी सिर्फ भारत का नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग और टेक हब बन सकता है? इस पर विचार कीजिएगा और अपनी पढ़ाई ऐसे ही जारी रखिएगा। अगली क्लास में मिलते हैं।